हेलो एवरीवन। तो यार आज हम लोग आ चुके हैं वेव ऑप्टिक्स के टॉपिक के साथ में। इस टॉपिक में यार सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो यार, वेव ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये समझ लिया तो पूरा चैप्टर मतलब कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले जैसा आप नाम से समझ सकते हो, कंस्ट्रक्टिव मतलब किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, मतलब इसमें कोई चीज़ हम कह सकते हैं कि बन रही है, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या होता है, नाम से समझो कंस्ट्रक्टिव, इसमें जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिख रखा है, ए आर स्क्वायर इज टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई, ठीक है। फाई क्या है? फाई फेज डिफरेंस है, दो वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो है फाई। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि कंस्ट्रक्टिव मतलब चीज़ों का बनना है, तो इसमें जो एम्पलीट्यूड होगा, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा। और देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस फाई की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि आप जानते हो कॉस फाई की सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। लेकिन 1 कॉस फाई की वैल्यू कब होगी? जब फाई क्या होगा? तो फाई जब 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, इस तरह से। बस 0 याद रखो, उसके बाद दो दो का अंतर करते चले जाओ, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पर फाई का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस। फाई होता है फेज डिफरेंस, डेल्टा एक्स होता है पाथ डिफरेंस। यहाँ पर आप फाई की एक एक करके वैल्यूज डालो, सबसे पहले 0 डालना, फिर 2 पाई डालना, फिर 4 पाई डालना, एंड कॉन्सिक्वेंटली आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू मिलती जाएंगी। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो याद करने वाली हो। अगर आप ऊपर एक बस एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद कर लिया, फिर अपने दिमाग में समझ लो कंस्ट्रक्टिव में हमें उसे मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस फाई 1 होगा। कॉस फाई 1 कब होगा? जब फाई की वैल्यू कुछ इस तरह से होगी, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। उसके बाद फाई की वैल्यू मिल गई तो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं। अगर एक बार पूरी कहानी समझ लो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू निकल आएगी, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद बात आती है, देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तो होगा, बट मैक्सिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा? अब जैसे मैंने बताया कॉस फाई की वैल्यू इसमें 1 होगी, तो अगर कॉस फाई की वैल्यू 1 हो गई तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला कितना बन गया? ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू। अब ये साफ साफ ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देना, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तुम्हारे पास ए वन प्लस ए टू आ जाएगा भाई। बहुत सिंपल है, मैंने कहा ना कहानी याद रखो, बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो चीज़ याद करने वाली है वो मैं बोल दूंगा, या फिर मैं वो बॉक्स में बंद है ना जो चीज़ें, वो चीज़ें याद कर लो बस। अब जैसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब ए वन प्लस ए टू, सिंपल सी चीज़ है। ऐसे ही देखो इंटेंसिटी में क्या होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, स्क्वायर रूट आई वन प्लस स्क्वायर रूट आई टू का होल स्क्वायर। देखो इसमें सिंपल सी चीज़ है, जहाँ जहाँ एम्पलीट्यूड के फॉर्मूला में स्क्वायर लगा है वहाँ वहाँ स्क्वायर हटा दो, और जहाँ जहाँ स्क्वायर नहीं लगा है वहाँ वहाँ इंटेंसिटी के फॉर्मूले में स्क्वायर रूट लगा दो। सिंपल सी चीज़ है। तो देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला बना सकते हो, आई वन प्लस आई टू प्लस टू स्क्वायर रूट आई वन आई टू कॉस फाई। और मैंने बोला ना कॉस फाई 1 होगा, तो यहाँ पे आई वन प्लस आई टू प्लस टू स्क्वायर रूट आई वन आई टू हो जाएगा, और ये सिंपली आपका स्क्वायर रूट आई वन प्लस स्क्वायर रूट आई टू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। सिंपल सी चीज़ है, अब ये डायरेक्टली याद हो जाता है। और कैसे आया वो भी मैंने बता दिया। उसके बाद देखो देखते हैं अपन लोग डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो एक बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख लिया तो डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे नाम से समझ सकते हो इसमें जो चीज़ें होंगी वो मिनिमम होंगी, ठीक है। तो जैसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई। अब इसमें हमें क्या करना है, एम्पलीट्यूड को मिनिमम करना है। तो एम्पलीट्यूड को मिनिमम करने के लिए कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम कब होती है? 180 पे होती है, और कितनी होती है? -1 होती है। अब केवल 180 पर ही नहीं होती, मतलब 180 पर भी होती है, उसके बाद 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरह से चलते चले जाओ, बस दो दो का गैप करते चले जाओ, पहले पाई पे, फिर 3 पाई पे, फिर 5 पाई पे, फिर 7 पाई पे, इस तरह से। अब सिंपली अगर आपने पाई क्या नाम फाई निकाल लिया, यानी फेस डिफरेंस निकाल लिया, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स से आप पाथ डिफरेंस भी निकाल लोगे, ठीक है। लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई टू, 5 लैम्डा बाई टू, 7 लैम्डा बाई टू, सिंपली पाई की जगह रखते चले जाओ, पाई, 3 पाई, 5 पाई, और डेल्टा एक्स की वैल्यूज आती चली जाएंगी। मतलब याद करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, केवल इतना याद रखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, बस कहानी खेल लो। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देख लो भैया कि एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, कहानी खेल लो, सिंपल सी चीज़ है। अब देखो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसका तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनेगा? सिंपली ए वन माइनस ए टू, क्योंकि इसमें मैंने बोला ना कॉस फाई नेगेटिव होगा, तो इसमें ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर बन रहा है, देख लो ए वन माइनस ए टू इसका फॉर्मूला हो जाएगा मिनिमम एम्पलीट्यूड का।
उसके बाद भाई मेरे बात आई इंटेंसिटी की, सिंपल सी चीज़, जैसे मैंने उसमें बताया वैसा मैं इसमें बता रहा हूँ। इंटेंसिटी का फॉर्मूला उसमें क्या था, स्क्वायर रूट आई वन प्लस स्क्वायर रूट आई टू का होल स्क्वायर, इसमें स्क्वायर रूट आई वन माइनस स्क्वायर रूट आई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं, फॉर्मूला बनाना है, देख लेना है। ठीक है, उसके बाद यार बात यहाँ पर आती है कि जैसे हम लोग यहाँ पर इंटरफियरेंस में जब हम पढ़ेंगे ना, तो इंटरफियरेंस में हमारा जो एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, ये यार बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मतलब इसको ना, इसको याद कर लो, सिंपल सी चीज़ है। बाकी तुम हर एक चीज़ इसके बारे में डिराइव कर सकते हो। ठीक है, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। अब जैसे अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की बात करें, जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में हमारे ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इसमें जैसे डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा है, तो हम साइन थीटा को लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डी। अब अगर हम फर्स्ट मैक्सिमा देखेंगे, उसी को हम फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, तो उसमें जो डेल्टा एक्स होगा वो लैम्डा होगा, तो डेल्टा एक्स जगह आप लैम्डा डाल दो, लैम्डा अपॉन डी। अब बेसिकली होता क्या है, ये जो साइन थीटा का थीटा है ये बहुत छोटा होता है, तो ये टेन थीटा को टेंड करता है। ठीक है, और जो टेन थीटा होता है वो वाई अपॉन कैपिटल डी के इक्वल होता है, तो वाई अपॉन कैपिटल डी और लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, इनको हम आपस में रिलेट करेंगे, और यहाँ से हमारे पास जो वाई की वैल्यू आएगी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए, वो क्या आएगी, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। देखो हमेशा याद रखो यहाँ पे दो डी हैं, एक कैपिटल डी है कि एक स्मॉल डी है, ये बहुत कंफ्यूज करता है। कैपिटल डी जो है वो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, और स्मॉल डी है वो दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखना कि ऊपर न्यूमरेटर में हमेशा कैपिटल डी होगा। वैसे आप जब फॉर्मूला याद करो तो बोल के किया करो कि भाई कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, से याद रहेगा कि कहाँ कैपिटल डी है कहाँ स्मॉल डी है, बिकॉज दोनों की वैल्यूज़ बहुत अलग अलग होती हैं और दोनों के मतलब बहुत अलग अलग हैं। तो जब पेपर में कन्फ्यूज़न होगा कि भैया ऊपर स्मॉल डी था कि कैपिटल डी था, तो दिक्कत होगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि हमेशा ऐसे बोल के याद करो, नहीं तो एक चीज़ समझ लो कि हमेशा ऊपर कैपिटल डी ही होगा, नीचे स्मॉल डी होगा। ठीक है, वैसे याद करो तो बोल के करो, नहीं तो ये चीज़ याद रखो। उसके बाद देखो यार, ये तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला हो गया, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और अगर हम बात करें एनथ ब्राइट फ्रिंजेस की, जैसे मान लो मैं आपसे कह दे कि फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या करो, सिंपली यहाँ पे एन की जगह 5 डाल दो और 5 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी कर दो। ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। जो नीचे वाला फॉर्मूला लिखा ना एनथ ब्राइट, ये जनरल फॉर्मूला है कि इस फॉर्मूला को याद करके आप कोई भी ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला निकाल सकते हो। और ऊपर मैंने फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का बता रखा है, जो कि एक मतलब एक यूनिट का होता है, जो कि ज़रूरी होता है बताना, तभी तो आपको जनरल वाले का फील आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ के रखना, बस कुछ नहीं है। इसके बाद यार बात करते हैं डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी यही फॉर्मूला लेगा, साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा एक्स अपॉन डी। ठीक है, इंटरफेरेंस का यही फॉर्मूला होता है, इंटरफेरेंस में चाहे डेस्ट्रक्टिव हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, इसमें ये डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, ये याद रखो। उसके बाद जैसे अगर डेस्ट्रक्टिव की बात है तो साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डी, तो डेल्टा एक्स की जगह सबसे पहला आता है डेल्टा एक्स में लैम्डा बाई टू आता है। देखो मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लैम्डा बाई टू आता है सबसे पहला, ये देखो यहाँ पे। तो अगर डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो डेल्टा एक्स जगह अपन लैम्डा बाई टू स्मॉल डी लिखेंगे, और सिंपली वही चीज़ लगा देंगे जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लगाई थी कि साइन थीटा का थीटा बहुत छोटा है, तो वो टेन थीटा को टेंड करेगा, एंड टेन थीटा जो है वो वाई अपॉन कैपिटल डी के इक्वल हो जाएगा, एंड यहाँ पे वाई अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू स्मॉल डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वाई फॉर फर्स्ट डार्क की। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे तो कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल टू अपॉन टू स्मॉल डी, आंसर भाई साहब आपका आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंपेयर करके बस आपको सिंपली लिखना है। अब यार अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला देखें वाई फॉर एनथ डार्क का, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर क्या करना है, ये जनरल फॉर्मूला आप लोग याद रख लो यार। देखो एक तो देखो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पूरी कहानी तो समझा दी, अगर आपसे मान लो कोई कहे कि आप सेवन्थ डार्क का फॉर्मूला डिराइव करके दिखाओ, तो आप आराम से डिराइव कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर इसमें मतलब मैं आपसे कहूँ कि आप जैसे मतलब मैं आपसे अगर कहूँ कि आप सेवन्थ डार्क का फॉर्मूला डिराइव करो, तो आप आराम से कर लोगे। जो कहानी मैंने फर्स्ट डार्क के लिए बताई, वही कहानी आपको सेवन्थ डार्क एट्थ डार्क यानी किसी भी डार्क पर वो कहानी आपकी एप्लीकेबल होगी। बट यार ना पेपर में क्या होता है, पेपर में हमारे पास बहुत कम समय होता है, हमें सवाल के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। ठीक है ना, आप लोग जानते हो ये बात। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें एक जनरल फॉर्मूला समझना है, और वो जनरल फॉर्मूला हमारा क्या होगा, जो लिखा है मैंने, टू एन माइनस वन कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल टू डी। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सी चीज़ है, ये जो फॉर्मूला हम लोग इंटरफेरेंस में देख रहे हैं ना, सेम फॉर्मूला हम लोग ये डिफ्रैक्शन में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो ब्राइट के लिए होगा, वो एनथ ब्राइट के लिए होगा, वहाँ पे उल्टा हो जाता है। लेकिन वहाँ पर टू एन माइनस वन की जगह टू एन प्लस वन होगा, बस केवल इतनी चीज़ याद रखना। तो अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया ना,
तो डिफ्रैक्शन में आपकी बहुत मदद होगी। और सिंपली इसमें 2n-1 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2 स्मॉल डी है, उसमें 2n+1 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2 स्मॉल डी हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। तो इस फॉर्मूले को याद करके आप डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला आराम से वहाँ पे डिराइव कर सकते हो, मतलब याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक ये जनरल फॉर्मूला याद रखो। अब जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ 7th डार्क के लिए बताओ, तो n की जगह 7 रख देना बस। अब 2 7 या 14, 14-1 कितना हो गया, 13 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2 स्मॉल डी हो जाएगा। वैसे आप डिराइव करोगे वैसे भी आ जाएगा, लेकिन वैसे थोड़ा टाइम लगेगा ना, हमें टाइम को बचाना है, इसलिए ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह 2 होता है, बस इतना याद रखो। बाकी डी लैम्डा अपॉन डी तो है ही। देखो डी लैम्डा अपॉन डी तो आएगा ही आएगा। उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो जनरल फॉर्मूला था वो ये था एन डी लैम्डा अपॉन डी। इसमें क्या है, इसमें 2n-1 डी लैम्डा अपॉन 2 डी। मतलब ऐसे याद रखो, एक 2n-1 और 2, ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई बस, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं। उसमें एन डी लैम्डा अपॉन डी था, इसमें 2n-1 डी लैम्डा अपॉन 2 डी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आराम से याद कर लेना बैठ के, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो बात करते हैं फ्रिंज विथ की। इसको हम ओमेगा या फिर बीटा से डिनोट करते हैं। ओमेगा बेसिकली डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ऐसे समझो, ओमेगा से नहीं डब्ल्यू से। डब्ल्यू या फिर बीटा से हम लोग इसे डिनोट करते हैं, नोटेशन है। ठीक है, अब देखो क्या है ब्राइट फ्रिंज विथ। तो देखो अगर हमें ब्राइट फ्रिंज विथ चाहिए तो हम क्या करें, कोई दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस निकाल लें तो हमें ब्राइट फ्रिंज विथ मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो बात समझ में आई। अगर हमें फ्रिंज विथ चाहिए वो और वो भी ब्राइट फ्रिंज विथ चाहिए, तो हम किन्हीं दो डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस देख लेंगे तो हमें ब्राइट फ्रिंज विथ मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस देखोगे, जैसे y फॉर 2d एंड माइनस कर दो y फॉर 1d से, तो पता है आपको y फॉर 2d का फॉर्मूला उस जनरल फॉर्मूला में रख के देखना, तो 3d लैम्डा अपॉन 2d आ जाएगा। और 1d के लिए देखोगे तो d लैम्डा अपॉन 2d आ जाएगा। अब दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास में जो ब्राइट फ्रिंज विथ होगी वो d लैम्डा अपॉन d हो जाएगी। ठीक है, कैपिटल d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ठीक है, इसके बाद यार बात आती है डार्क फ्रिंज विथ की। तो डार्क फ्रिंज विथ में सिंपली क्या करो, दो वाइट के बीच की देख लो, मतलब दो ब्राइट के बीच की देख लो। ठीक है डार्क और ब्राइट हैं। ठीक है, अगर डार्क फ्रिंज विथ चाहिए तो दो ब्राइट के बीच की देख लो। तो क्या करो, दूसरे ब्राइट के लिए 2d लैम्डा अपॉन डी, पहले ब्राइट के लिए d लैम्डा अपॉन डी माइनस करोगे तो d लैम्डा अपॉन डी, यानी कैपिटल d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, मैंने बताया ना जनरली ऊपर हमेशा ज़्यादातर कैपिटल डी ही आएगा। वैसे आप बोल के याद करो, क्योंकि आप लोग अभी नया नया याद कर रहे हो ना, तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न होने के चांसेस हैं। वैसे ऊपर कैपिटल डी ही आता है, लेकिन बोल के याद करो तो ज़्यादा ठीक है, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, इसके बाद यार बात करते हैं, अभी जैसे हमने पीछे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, लेकिन वो फॉर्मूला जब होता है जैसे हमारे पास दो वेव्स हैं, दोनों वेव्स आपस में आकर के कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कर रही हैं। ठीक है, उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है, तब हमें अगर उनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए हो तो a1 + a2 कर देंगे, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में है तब उनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए हो हमें तो हम a1 - a2 कर देंगे। पर एक जो जनरल फार्मूला होता है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का, वो क्या होता है, वो होता है 2a cos π/2। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखो सिंपल चीज़ है, अगर आपने एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद कर लिया 2a cos π/2, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता क्या होगा, 2 का स्क्वायर कर दो, दैट इज़ 4। अब इंटेंसिटी की बात कर रहे हो तो a तो नहीं लिखोगे, i लिखोगे, तो 4i लिख दो, और cos π/2 का भी स्क्वायर कर दो, मतलब cos स्क्वायर π/2। सिंपली एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद है तो स्क्वायर कर दो इंटेंसिटी का फॉर्मूला। मतलब एक तरीका है, स्क्वायर नहीं करना, बट एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे याद रखो। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a cos π/2, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i cos स्क्वायर π/2। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक होगी नहीं। इसके बाद देखो यार, ये जो दो फॉर्मूलाज हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ यार अब सवाल का कोई भरोसा नहीं कहाँ से सवाल आ जाए। ठीक है, तो इसलिए देख लो, जब सवाल आता है तब उस फॉर्मूले की अहमियत पता चलती है। वैसे मैं कह दूँ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ देख लो। देखो क्या है, नंबर ऑफ मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंजेस कितने बनेंगे, तो ये क्या होता है 2d अपॉन लैम्डा प्लस 1, इसका फॉर्मूला ये होता है। अब देखो जो मैंने ब्रैकेट लगा रखा है ना, ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नंबर ऑफ मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंजेस निकालने हैं तो सबसे पहले आप 2d अपॉन लैम्डा करना,
उसके बाद जो आंसर आए फिर आप उसमें 1 ऐड करना। और अगर आपको मैक्सिमम डार्क फ्रिंजेस निकालने हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना d/λ+1/2, इसे सॉल्व करना। उसके बाद जो भी इसका आंसर आए इसका मल्टीप्लाई 2 में करना। तो इसमें ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे बॉड मास में होता है ना, छोटे पे पड़ा होगा, उसी में ऐसे ही इसमें ब्रैकेट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसा मत करना कि 2d/λ, जैसे ब्राइट फ्रिंजेस में आपने क्या किया, d/λ+1 कर दिया, बाद में मल्टीप्लाई किया 2 का। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है उसे पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद जो बाहर चीज़ें लिखी हुई हैं उनको करो। जैसे ब्राइट फ्रिंजेस में 2d/λ, पहले इसे सॉल्व कर लो, फिर 1 ऐड कर दो जो भी इसका आंसर है। ऐसी डार्क फ्रिंजेस में पहले d/λ+1/2 को अच्छे से सॉल्व कर लो, फिर जो भी आंसर आए उसका मल्टीप्लाई 2 में कर दो, ठीक है। ये इनके फॉर्मूलाज हैं, याद कर लो। इसके बाद बात आती है पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस बाई ए ग्लास स्लैब। अब देखो, ग्लास स्लैब के द्वारा पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस होता है जो, उसका भी फॉर्मूला होता है क्या, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू μ-1 × t। ठीक है, म्यू क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। उसके बाद इसके वाई का भी फॉर्मूला होता है, वाई इज इक्वल्स टू μ-1 t कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। देखो इसमें भी कैपिटल डी ऊपर है, मैंने बताया था ना, और नीचे स्मॉल डी है, तो μ-1 t कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये सब पाथ डिफरेंस और क्या नाम है, आपका डेल्टा एक्स हो गया, जो कि ग्लास स्लैब के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद बात आती है नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड की। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड क्या होता है, बेसिकली शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अपॉन फ्रिंज विथ, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो अभी मैंने आपको ग्लास स्लैब के लिए बताया, वही वाला फॉर्मूला, μ-1 t कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी अपॉन फ्रिंज विथ, जो कि कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होती है। इसको जब कैटापिटी खेलोगे तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा μ-1 t अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, μ-1 t अपॉन लैम्डा, ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड का फॉर्मूला है। या फिर ऐसे याद रखो, शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अपॉन फ्रिंज विथ। तो ये जितने भी मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो बॉक्स में बंद है वो तो मतलब रट जाने चाहिए, ठीक है ना। बाकी तो इसमें बहुत फॉर्मूलाज बनते हैं, मैंने बहुत अवॉइड करे हैं फॉर्मूलाज, ही समझो आप। नहीं तो लोग तो डेल्टा एक्स फाई इनका भी फॉर्मूला रटवाते हैं, लेकिन ये नहीं रटना, ये समझना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, ये चीज़ समझनी है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, ये चीज़ समझनी है। एंड कॉन्सिक्वेंटली इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, एंड मिनिमम होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। ये चीज़ समझनी है, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आप काफ़ी सारे फॉर्मूलाज अवॉइड कर सकते हो, ठीक है ना। बट जो बॉक्स में बंद है फॉर्मूलाज, आई होप वो आप अच्छे से लर्न कर लो। देखो यार, वेव ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर है, सो इंटरफेरेंस का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। एंड डिफ्रैक्शन अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, जो कि इसी चैप्टर का पार्ट है, वो कोशिश करेंगे अगले चैप्टर में हम पूरा करें। तो यार, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म का पार्ट फर्स्ट, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आपका रे ऑप्टिक्स एंड कैपलर्स लॉ, एंड अगर मैं बात करूं आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स की, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की, इन सब के वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। तो अगर आपको देखने हो तो इन चैप्टर्स के भी वीडियोस आप देख सकते हो, उसमें इंपॉर्टेंट सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं, साथ में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे क्वेश्चन सीरीज़ भी लाएंगे इन चैप्टर्स की। तब तक के लिए यार, फॉर्मूलाज अच्छे से कर लो, वो वीडियोज़ भी देख लो अगर आपको ग्रेविटेशन समझ नहीं आता, क्योंकि लेंदी चैप्टर है। ज़्यादातर लोगों का जो हौसला है ना, वो इसमें टूट जाता है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर, 11th मिलता है, एकदम से कुछ नई नई चीज़ें आती हैं। शुरुआत में काफ़ी बोरिंग चैप्टर है, बट यार लास्ट में मेरा विश्वास करो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कैसे हम लोग टेलीविज़न वॉच करते हैं, मतलब बेसिकली हम लोग जो टीवी वगैरह देखते हैं, तो क्या पूरा मतलब इसका मैकेनिज़्म है, कहाँ से हमारे ये जो सैटेलाइट वगैरह ये सब चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है ना। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार, स्पेस से जुड़ी हुई चीज़ें हम लोगों को जानने में मिलती हैं। तो यार, फिजिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कोई एक चैप्टर नहीं हम कह सकते, बट पूरी फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है अगर उसको थोड़ा फील लेके करो, बिकॉज हमारे सराउंडिंग्स, हमारे डेली लाइफ से वो चीज़ें रिलेटेड होती हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी कोई, जैसा मैंने अभी जो चैप्टर्स के नाम लिए, इनमें से कोई आप वीडियो देखना चाहो तो देख सकते हो, या फिर खुद से अगर बुक से आप पढ़ सकते हो तो खुद से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़रूरी नहीं वीडियो देखो। मोबाइल से दूरी बना के रखो, पेपर के टाइम पे बिल्कुल मोबाइल मत चलाओ। जितना भी सिलेबस करना है, मोबाइल की हेल्प लेनी है, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज टेक्नोलॉजी है, सब लोग उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, आप नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, पेपर के टाइम पे बिल्कुल ऐसा मत करो, पहले से सारे नोट्स वगैरह बना के रख लो। पेपर से 10-15 दिन पहले मोबाइल को बिल्कुल अवॉइड करो, ठीक है ना। पढ़ो खुद से, मतलब बुक से पढ़ो। बाकी इधर उधर के वीडियोस के चक्कर में मत पढ़ो। कई लोग डालते हैं कि भैया पेपर आउट, ये ले लो, ये पेपर हम बिल्कुल डिट्टो सेम पेपर आएगा, ये वो। इन सब चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल मत मत पढ़ो। किसी को कुछ नहीं पता, आजकल के जो पेपर आ रहे हैं उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है ना। ऐसे पेपर ही डिज़ाइन हो रहे हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है ना। बिल्कुल, मतलब आपका कॉमन सेंस बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड ऐसे पेपर डिज़ाइन कर रहे हैं
सब लोग। तो बस पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।